सेठ जी, वो मेरी बहुत पुरानी जमीन है, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे कागज से मतलब है, भावनाओं से नहीं। अब वह जमीन मेरी है, या तो जमीन के पैसे जमा कर दो या जमीन खाली कर दो। भीगापुर में हरिपाल नाम का सबसे गरीब आदमी अपनी पत्नी कमली के साथ रहता था। बचपन में ही हरिपाल के माता पिता उसे छोड़कर चले गए, जिससे वह अनाथ हो गया। बस उसका एक दोस्त था गोपाल, जो उसके सुख दुख में उसके साथ रहता था। हरिपाल ने गरीबी के कारण सेठ सुखदेव सिंह से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल अच्छी आई थी। इस कारण हरिपाल बहुत खुश था। देखो कमली, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ, हरिपाल इस बार मेहनत रंग लाई। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। हरिपाल खेत में काम करने चला जाता है और कमली भी अपने दिन भर के काम में जुट जाती है और पानी का मटका गांव के कुएं पर लेकर पहुंच जाती है। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था, जिसके आसपास बहुत सारी अमीर घर की औरतें पानी भर रही थीं। कमली भी वहीं पानी भरने के लिए अपना मटका रख देती है। अरे, तुझे पता नहीं हम बड़े घर की औरतें हैं और तूने अपना मटका भी बीच में रख लिया। पहले हम पानी भरेंगे, उसके बाद तू, समझी? कमली उन्हें कुछ नहीं कह पाती है, क्योंकि वो सब बड़े घर की औरतें थीं और चुपचाप अपना मटका हटा लेती है। थोड़ी देर बाद सब औरतें पानी भरकर चली जाती हैं। कमली भी अपने मटकों में पानी भरकर घर चली जाती है। शाम को हरिपाल खेत का काम करके अपने घर लौटता है। कमली, क्या हुआ? हम मजदूरी करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। ये बड़े घर के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे कमली, तुम क्यों उनके मुंह लगते हो? तुम थोड़ी देर बाद पानी भर लिया करो। छोटी छोटी बात पर क्यों परेशान होते हो? हरिपाल सुबह से शाम तक अपने छोटे खेत में जी जान लगाकर खेती करता था। एक दिन गांव में अचानक से आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और जोरों की बारिश होने लगी। हरिपाल, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ न बह जाए। हरिपाल भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी से भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान? सब कुछ तो खत्म हो गया। मेरी फसल, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद, सब कुछ डूब गया। अगले दिन हरिपाल सेठ सुखदेव सिंह के पास गया, जिससे वह कर्जा लिया था। उसे उम्मीद था शायद सेठ थोड़ा सा समय दे देगा कर्ज चुकाने के लिए। सेठ जी, बारिश में सब फसल बर्बाद हो गया, थोड़ा सा समय दे दीजिए। अगली बार फसल अच्छी होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई समय नहीं मिलेगा हरिपाल। कागज के हिसाब से अब वो खेत की जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी बहुत पुरानी जमीन है, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे कागज से मतलब है, भावनाओं से नहीं। अब वह जमीन मेरी है, या तो जमीन के पैसे जमा कर दो या जमीन खाली कर दो। हरिपाल की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास अब न कोई खेत था, न ही पैसा और न ही कोई आसरा। कमली, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। चलो यहाँ से कहीं और जंगल की तरफ चलते हैं, कहीं सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है हरिपाल, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ
एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपनी पत्नी को लेकर निकल पड़ा। अनजाने अंधेरे की ओर सेठ ने उन्हें जमीन से भी निकाल दिया था और न उनके पास रहने के लिए घर का ठिकाना था, न ही कुछ खाने के लिए था। हरिपाल का परिवार सड़क पर आ गया था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन में दुखों की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो कमली, अब पीछे मुड़कर कभी मत देखना। अब घर नहीं बचा और न ही कोई जमीन बची। अब बची है तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी। मैं तुम्हें कभी भूखे नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हरिपाल और उसकी पत्नी गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। उन्हें दूर से ही एक कुटिया दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा साधु अपनी तपस्या में बैठा था। बाबा प्रणाम, हम बहुत मुसीबत में हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पे ईमानदारी और दुख की झलक दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। इस कुटिया में ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन सिर छिपाने की जगह मिल जाएगी। आपका धन्यवाद बाबा, भगवान आपको सूखी रखे। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गया। दोनों वहीं रहने लगे। अगली सुबह हरिपाल लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पहुंचकर हरिपाल लकड़ी काट रहा था। वहीं से दो व्यक्ति आपस में बात करते गुजर रहे थे। अरे भाई, खेत में खरपतवार बहुत हो गई है। भैया, तुम्हारे नजर में अगर कोई ढंग का मजदूर हो तो बताना। अरे भाई, मजदूर ही ढूंढ रहे हो ना? तो अपना हरिपाल है न, बहुत ही मेहनती है। हाँ भैया, बात तो आपने सही कहा। हरिपाल अपने गांव का सबसे मेहनती और ईमानदार किसान है। भैया, लेकिन हमने तो सुना है हरिपाल ने सेठ से कुछ पैसा उधार लिया था। उसके बदले सेठ ने उसका जमीन ले लिया। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा था। गांव वालों ने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। हाँ भैया, नियति का खेल है, ऊपर वाला ही जाने। हरिपाल दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ी काटता रहा। शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार की ओर गया। वहाँ उसे बहुत कम पैसे मिले, पर उसने उस पैसों से कुछ सब्जियाँ खरीद लिया। ये लो कमली, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हमारा पेट भर जाएगा। तुमने इतना सब किया हरिपाल, अब तुम हाथ धोकर बैठो। मैं तुम्हारे लिए रोटियां सेक देती हूँ। रात को कमली और हरिपाल ने सूखी हुई रोटी खाई। हरिपाल की आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में मेहनत छिपी थी। मैं मेहनत करूंगा और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं, यह सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन हरिपाल हार मानने को तैयार नहीं था। हरिपाल अगली सुबह उठकर फिर से लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी नजर गांव के चौक पर पड़ती है। अरे भैया, आज इस चौक मैदान में इतनी हलचल क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, 15 दिन बाद शहर के कुछ लोग यहाँ आनंद मेला लगाने वाले हैं। बहुत बड़ा मेला होने वाला है। यहाँ दूर दूर से गांव और शहर के लोग आने वाले हैं। तो भाई साहब, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? काम? अरे भैया, काम क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। वैसे भी हमें मेले की तैयारी के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है, तो तुम भी हमारी कुछ मदद कर दो। हरिपाल खुश होकर उनकी मदद करवाने लगता है और उन्हें धन्यवाद भी करता है। रात को हरिपाल घर आता है। तुम्हें पता है, हमारे गांव में 15 दिन बाद आनंद मेला लगने वाला है। वहाँ बहुत दूर दूर से गांव और शहर के लोग आएंगे। मेले के आयोजन करने वाले को मजदूर की जरूरत थी और मुझे काम की, तो बस मुझे वहाँ काम मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली।
थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते समय हरिपाल कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने बचपन के दिन याद कर रहा था। कैसे पिताजी के साथ कितनी मस्ती किया करता था। पिताजी ने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें भी इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। जरूर ये मेरे पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का फल है। तुम अपना मन छोटा मत करो। वैसे भी इन सब में तुम्हारा क्या दोष। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना गांव के मेले में हम भी किसी चीज का ठेला लगाए, दूर दूर से लोग आएंगे तो मुनाफा भी बहुत होगा। अरे लेकिन मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं किया। बस खेती करना जानते हैं हम। अरे ऐसे क्यों कहते हो? याद करो जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब उस मिल में हमने भी काम किया था। मुझे आज भी याद है, हम गांव वाले मिलकर कपड़े बनाना सीखे थे। लेकिन कुछ सामान भी तो नहीं है। अरे लेकिन अभी मेले में भी तो समय है। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ काम करेंगे तो मेले तक कम से कम इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि कुछ जोड़ी कपड़े बना सके। अगले दिन हरिपाल फिर से मेले में काम करने के लिए पहुंच जाता है। कुछ दिन बीत जाता है। यह लो, मैंने इतने दिनों से जो भी पैसे जमा किए थे, यह कुछ पैसे हैं। इन पैसों से कम हम थोड़ा सा काम तो शुरू कर ही सकते हैं। अभी हम बाजार चलते हैं और जो भी ज़रूरत का सामान है वह ले आते हैं और फिर कल से काम शुरू करेंगे। हरिपाल और कमली दोनों बाजार जाकर जरूरत का सामान ले आते हैं। अगले दिन से ही कमली ऊन से स्वेटर बनाने लगती है। हरिपाल भी स्वेटर बनाने में कमली की मदद करता है। दोनों मिलकर पूरे दिन में बहुत से स्वेटर बनाते हैं और ऐसे ही करते करते वह सारे कपड़े तैयार कर देती है। अरे कमली, तुमने तो कितना समय पहले ही ये सब सीखा था और आज कपड़े को बिल्कुल वैसे ही तैयार कर दी जैसे गांव में बनाया करती थी। अब बातें बनाना छोड़िए, इन सारे कपड़े को अच्छी तरह से रखिए। कल मेले में भी तो ले जाने हैं। हाँ हाँ श्रीमती जी, आपका हुक्म सराखों पर। हरिपाल और कमली दोनों उन कपड़ों को अच्छी तरह से एक झोले में रख देते हैं। मेले वाले दिन दोनों बोरी भर के चौक मैदान की तरफ जाने लगते हैं। हरिपाल और कमली को ज्यादा सामान लेकर जाते हुए एक चोर देख लेता है। वह उसका पीछा करने लगता है। वैसे ये दोनों क्या लेकर जा रहे हैं? इधर हरिपाल और कमली दोनों एक जगह पर अपनी दुकान लगा लेते हैं। अरे देखिए, यह स्वेटर कितनी सुंदर है और कितनी नई डिजाइन की है। हाँ, यह तो बहुत सुंदर है और तुम पर बहुत जचेगी। हाँ भाभी जी, यह आप पर बहुत जचेगी। यह मात्र 500 की है। क्या? सिर्फ 500 की? और इतना सुंदर स्वेटर? तो फिर तुम मुझे 2-3 स्वेटर दे दो। कमली और हरिपाल दोनों खुश होकर उस औरत को जो भी स्वेटर मांगती है वो दे देते हैं। चोर दिन भर चुपके से उन दोनों पर नजर रखे हुए था। अरे वाह, लगता है मेले में इसकी खूब कमाई हुई है। आज तो काम इसका हो ही जाएगा। आगे चलो तुम रास्ते में, सारा माल धन लेके मैं भाग जाऊंगा। रात को हरिपाल और कमली दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। उस चोर ने जैसे ही उन पर हमला करना चाहा, कहीं से चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लगता है एक्सीडेंट हो गया, चलो देखते हैं। बचाओ बचाओ। सड़क पर एक आदमी जख्मी पड़ा चिल्ला रहा था। कौन है? मेरी मदद करो। अरे कमली, हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए। कमली और हरिपाल
दोनों उस आदमी को उठाकर अपने घर ले आते हैं और रात भर उस आदमी का ख्याल रखते हैं। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ बहन जी, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रात आप लोग मुझे नहीं उठा के लाते तो शायद मैं आज जीवित नहीं होता। मेरी एक्सीडेंट हो गई थी एक कार से। उस आदमी ने हरिपाल को कुछ पैसे दिए और उसका धन्यवाद किया। हरिपाल उस पैसे को लेकर सेठ के पास चला जाता है और अपनी जमीन वापस ले लेता है। फिर वह अपने दोस्त गोविंद के घर मिलने चला जाता है। फिर दोनों अपने घर लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।